स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी IQ। आप सभी का स्टडी IQ पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दिवाली की छुट्टियां चालू होने वाली हैं, लेकिन ये सेशन आपको डेली तब भी मिलता रहेगा ताकि आपको जो इकोनॉमिक न्यूज़ है वो आप मिस ना करो। तो चाहे वो मंडे को हो, चाहे मंडे को शायद से ना आए सेशन क्योंकि दिवाली है उस दिन, उसके लेकिन अगले दिन से आने लगेगा। डेली इकोनॉमी न्यूज़, ये डेली सेशन हमारा है जो रात में 8 बजे, हर दिन रात में 8 बजे हम कंडक्ट करते हैं और इसका एक ही मकसद है, यानी इकोनॉमी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। तो आज उसी में आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक जो बड़ी न्यूज़ आ रही है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर एंटी कॉम्पिटिटिव होने का 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है और उनको बहुत और सारी चीजें कही गई हैं, तो उसको हम समझेंगे। दूसरी चीज, गवर्नमेंट मल्स हाइकिंग इंटरेस्ट सब्सिडी रेट फॉर एक्सपोर्टर्स, यानी जो हमारे देश में खासतौर से MSME क्षेत्र है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए। इस समय क्या है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, रिसेशन का डर है, तो उस समय हमारे एक्सपोर्टर्स का प्रोडक्शन करना, क्रेडिट लेना, क्योंकि जितने भी हमारे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो तो उधार लेकर काम चलाते हैं, तो उनको सस्ते में उधार मिले ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कट हो चुके। क्योंकि अगर मैं अभी समझेंगे इसको पूरी तरीके से, तो ये दो टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगेन अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। अगर सेशन की PDF चाहिए तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, या मिल जाएगी सवाल, तीनों जगह भेज सकते हो। तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहला क्या है, CCI स्लैप्स 1338 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। अब सबसे पहली बात यहां यह समझने वाली है कि ये CCI क्या है। देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी गवर्नमेंट का एक प्राइमरी रोल क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में टू सेट आउट पॉलिसीज, ऐसी नीतियां लाना जिसकी वजह से देश में प्रतिस्पर्धा रहे, कंपटीशन रहे। क्योंकि अगर देश में कंपटीशन रहेगा बिजनेसेस में, तभी इनोवेशन होगा, तभी कस्टमर्स का फायदा होगा। अगर मोनोपोली बन जाएगी, तो अगर एकाधिकार हो जाएगा, एक ही कंपनी रहेगी, तो वो जो मन चाहेगी करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, इनोवेशन किल हो जाएगा, उसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता पे हमला होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर को जो बेस्ट सर्विस मिलनी है वो नहीं मिलेगी और कस्टमर उस मोनोपोलिस्टिक कंपनी का विक्टिम बन जाएगा। तो किसी भी सरकार का, किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेशन का, यानी विनियमित करना सारे सेक्टर को, और ये विनियमित करके क्या इंश्योर करना कि देश के हर क्षेत्र में कंपटीशन रहे, यानी प्रतिस्पर्धा रहे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी कंपटीशन होता है तो उससे क्या होता है, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। मान लो बैंक ले लो, एक बैंक में आप गए, वो आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, दूसरा बैंक आपको 4.75% पे दे रहा है, तीसरा बैंक 4.5% पे दे रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और कंपटीशन का फायदा क्या होता है, कस्टमर को मिलता है बेहतर सर्विस, कम प्राइस के फॉर्म में, मोर प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, और कंपनियां
फोर्स होती हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो वो इनोवेट करेंगी, वो बेहतर सर्विस देंगी, बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आएंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो दूसरी कंपनी के पास आप चले जाओगे। तो कंपटीशन किसी भी इकोनॉमी में अच्छी चीज होती है, इससे उस इकोनॉमी में इफिशियंसी यानी दक्षता बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ता है, नवीनता आती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बेहतर होता है। अब सरकार ने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को, गैर प्रतिस्पर्धित काम कोई कर रहा है तो उसको पनिश करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अनबायस्ड न्यूट्रल अंपायर चाहिए जो उसको जज कर सके कि आप जो कर रहे हो वो प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग है या एंटी है। तो उसके लिए सरकार ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी, जिसका काम यह है कि यह देखना कि मार्केट में कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं चल रही है कंपनियों द्वारा जो कंपटीशन कम कर रही है या मोनोपोली क्रिएट कर रही है या कार्टेलाइजेशन कर रही है। मोनोपोली क्या होती है? एकाधिकार, एक ही कंपनी। कार्टेलाइजेशन क्या होती है कि एक क्षेत्र, मान लो सीमेंट क्षेत्र है, सीमेंट के क्षेत्र में 4 कंपनियां हैं, वो आपस में बात कर लें और ये डिसाइड कर दें कि यार हम सबके सब प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये सब रोकने की जिम्मेदारी सीसीआई की है। अब सीसीआई ने क्या किया है? गूगल को बोला है कि आपकी जो नीतियां हैं वो मोनोपोलिस्टिक हैं, एकाधिकार वाली हैं और एंटी कॉम्पिटिटिव है। इस वजह से हम आपको 1338 करोड़ रुपए का फाइन ठोक रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, समझे आप लोग? अब इधर देखो, $1338 करोड़ का फाइन ठोक दिया। कोई डाउट है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ये देखो। तो यहां क्या बोला कि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंटरवेंशंस इन डिजिटल मार्केट, यानी गूगल डिजिटल मार्केट में काम करता है, उसमें क्या किया है कि सीसीआई ने गूगल को लताड़ा है और उन पे फाइन किया है कि आपकी जो कार्यकलाप हैं जो आप कर रहे हो वो कंपटीशन या कंपटीशन को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? एंटी कॉम्पिटिटिव है। क्यों? क्योंकि गूगल ने, भाई आप जितने भी लोग आईफोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई और फोन इस्तेमाल करते हो, कि सब में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि नहीं होता है? एंड्रॉइड फोन बोले कि जाते हैं। और एंड्रॉइड फोन्स में क्या होता है? जब आप फोन खरीदते हो तो आपको किसी और सर्च इंजन, जैसे याहू का सर्च इंजन है, किसी और कंपनी का सर्च इंजन है, वो अपना प्राइमरी सर्च इंजन बनाने की परमिशन नहीं होती है। आपको गूगल ही सर्च इंजन रखना पड़ता है। फिर उसमें जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं एंड्रॉइड फोन में, वो गूगल के बनाए हुए ही आते हैं। और अगर कोई एंड्रॉइड फोन के लिए ऐप बना रहा है तो वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका भी निर्णय कौन ले रहा है? गूगल ले रहा है। तो अगर उसका कोई ऐप है और उसके खिलाफ किसी ने ऐप बनाया है, मतलब उसी फील्ड का ऐप बनाया है, तो गूगल उसको परमिशन डिनाई कर देता है कि आप हमारे ऐप स्टोर पे नहीं अपना ऐप ला सकते। तो ये सारी चीजें क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव है। इस वजह से गूगल को फाइन किया है। सेक्शन 4 जो है कंपटीशन एक्ट का, प्रतिस्पर्धा कानून जो है सीसीआई का, उसके अंदर ये फाइन लगाया है। और फाइन लगाने के साथ साथ उनको 10 निर्देश दिए हैं भारत सरकार ने, मतलब सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, कि 10 डायरेक्शन दिए हैं कि ये सारे काम करिए आप। और 30 दिन उनको दिए हैं अपने फाइनेंशियल डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कि आप पे और ज्यादा फाइन क्यों ना लगाया जाए, इसके लिए आप अपना फाइनेंशियल दो। तो सबसे पहली बात है सीसीआई ने यह डिसीजन लिया क्यों? मैंने आपको बताया कि गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, जो उसने 2005 में खरीदा था। अब गूगल के बहुत सारे ऐप हैं,
प्ले स्टोर है जहां से आप डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करते हो, गूगल सर्च है, गूगल क्रोम है, यूट्यूब है, ये सब क्या है। अब मुझे यूट्यूब की जगह कोई और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट चाहिए तो वो प्री इंस्टॉल नहीं आ सकती, सिर्फ यूट्यूब ही आएगा, गूगल क्रोम ही होगा एंड्रॉइड फोन में। ऐसा क्यों है भाई? दूसरे जो सर्च इंजन है, फायरफॉक्स है या और सारे हैं, वो सब भी तो हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते? तो ये सब तो रेस्ट्रिक्ट कर देता है गूगल। ठीक है, तो सबसे पहले 2019 में ये कंप्लेन आई थी, कोई यूजर था एंड्रॉइड फोन का, उसने कंप्लेन किया था कि भाई ये क्या जबरदस्ती है कि मुझे गूगल ही सर्च इंजन इस्तेमाल करना है, मुझे प्ले स्टोर ही इस्तेमाल करना है, ये क्या जबरदस्ती है कोई क्या? तो उस पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन दो आधार पे था। एक था मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, यानी मोबाइल में आपके जो ऐप होते हैं डाउनलोड करने वाले, उसके आधार पे, और दूसरा था एंटी फ्रैगमेंटेशन अग्रीमेंट। इन दोनों आधार पे इन्वेस्टिगेशन हुई। जो भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो भी फोन बना रहा है, आप Xiaomi का फोन ले रहे हो, आप सैमसंग का ले रहे हो, आप वन प्लस ले रहे हो, सब ये दो अग्रीमेंट साइन करते हैं गूगल के साथ, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और फिर गूगल का एकाधिकार हो जाता है, जो वो चाहता है वही होता है। तो उस वजह से इस पे फाइन लगाया गया। अब क्या है, अब जब एकाधिकार है, आप ही डिसाइड कर रहे हो, जब आपने नया फोन खरीदा, आप मान लो सैमसंग का फोन खरीदा, उसमें आप सेटअप करते हो, तो सर्च इंजन में आपको कोई और ऑप्शन देता ही नहीं है। जब आप चाहते हो कि आप कौन सा सर्च इंजन रखना चाहते हो, तो वहां सिर्फ गूगल सर्च इंजन का ऑप्शन होता है, दूसरे सर्च इंजन का ऑप्शन क्यों नहीं होता है? अगर मुझे कोई और ऐप इस्तेमाल करना है जिसका गूगल का ऐप है, नहीं मुझे करना, दूसरा करना है, तो मुझे क्यों नहीं ऑप्शन मिल रहा है? तो ये मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है, एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, इस वजह से गूगल को फाइन किया गया। और गूगल क्या कर रहा है, अपने ऐप्स को, अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, दूसरों को मौका नहीं दे रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, ताकि उसकी जो डोमिनेंट पोजीशन है एंड्रॉइड मार्केट में वो बनी रहे। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव है कि आप दूसरे लोग को अलाउ नहीं कर रहे हो, इसलिए आप पे फाइन होगा। ठीक है, तो क्या बोला है सीसीआई ने उनको? सीसीआई ने बोला है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है, जैसे सैमसंग हो गया, वन प्लस हो गया, Xiaomi हो गया, मी हो गया, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके ऐप्स प्री इंस्टॉल कर कर बेचें। यानी आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, जब आप नया फोन खरीदते हो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है कि नहीं होता जब स्टार्ट करते हो, तो आप फोर्स नहीं कर सकते कंपनियों को जो मोबाइल फोन बना रही हैं कि आपके ही ऐप प्री इंस्टॉल कर दें। गूगल शुड नॉट ऑफर एनी मॉनिटरी और अदर इंसेंटिव टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट विद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर इंश्योरिंग एक्सक्लूसिविटी ऑफ सर्च इंजन। कि आप सैमसंग को यह मत बोलो मैं तुमको एडिशनल पैसा दूंगा अगर तुम सिर्फ गूगल सर्च इंजन प्री इंस्टॉल दोगे, ये नहीं कर सकते आप। दूसरा, गूगल शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अनइंस्टॉलिंग इट्स प्री इंस्टॉल्ड ऐप। कई बार क्या होता है, जो आप नया फोन खरीदे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं, उनको आप अनइंस्टॉल करना चाहो तो वो नहीं हो पाते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वो नहीं कर सकते। अगर मैं इस कस्टमर अनइंस्टॉल करना चाहता हूं यूट्यूब, तो मेरा राइट है वो करने का। उसके अलावा गूगल शुड अलाउ यूजर्स यूजिंग ड्यूरिंग देयर इनिशियल डिवाइस सेटअप टू चूज देयर डिफॉल्ट सर्च इंजन। मैं याहू का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मेरे पर ऑप्शन होना चाहिए, मुझे जबरदस्ती गूगल क्यों करना है? ठीक है, और लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब डिफॉल्ट सेटिंग पे जाए, अगर मैं अपने फोन को रीसेट कर रहा हूं तो जो एप्स मैंने गूगल के डिलीट किए हैं वो वापस से इंस्टॉल हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? और साथ ही साथ गूगल शैल अलाउ डेवलपर्स ऑफ ऐप स्टोर टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू प्ले स्टोर,
यानी जितने भी एप्स हैं कोई बनाना चाह रहा है, अब YouTube एक वीडियो स्ट्रीमिंग साइट है, कोई और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट बनाए तो प्ले स्टोर को अलाउ करना चाहिए कि वो भी आप इंस्टॉल कर सको, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो आप, दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप इनोवेशन को किल कर रहे हो, कंपटीशन को किल कर रहे हो। तो इस वजह से 1338 करोड़ रुपीस का गूगल के ऊपर फाइन लगाया गया, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो एंटी कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ पाई गई हैं, और मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर है कि आप चाहते हो सिर्फ आप ही का चले, बाकी किसी का ना चले। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज टेलीग्राम पे भेज देना, आई विल क्लैरिफाई। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, बार बार बताता हूं, इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स है। इसमें आप एनरोल करोगे तो आपको दोनों की तैयारी एकदम बेसिक लेवल से कराई जाएगी, जीरो लेवल से कराई जाएगी, और सारी क्लासेस इसमें लाइव होंगी 900 घंटे से ज्यादा की, और बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स करा जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे वो जो हैंड रिटन होंगे हिंदी और इंग्लिश के। साथ ही साथ हर क्लास के पहले आपको एक क्रक्स मटेरियल दिया जाएगा ताकि आप पढ़ सको कि क्या पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको खास तौर से इसमें मेंटर्स दिए जा रहे हैं जो आपको पूरी प्रिपरेशन में गाइड करेंगे। ऐसी कई चीजें हैं इस बैच में दी जा रही हैं। तो इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कोड लगाना है और 19,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। 18 अक्टूबर से इसकी क्लासेस चालू हो गई, 31 अक्टूबर आखिरी डेट है इसमें एनरोल करने की। तो आप सभी एनरोल कर सकते हैं। 6 बजे शाम को इसकी क्लासेस होंगी, ये इवनिंग बैच है, तो इसमें आप एनरोल कर लो। अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, जो है गवर्नमेंट मल्स हाइकिंग इंटरेस्ट सब्सिडी रेट फॉर एक्सपोर्टर्स। देखो पूरी दुनिया में रिसेशन का डर है। जब रिसेशन का डर है तो क्या है, डिमांड कम है, यानी मांग कम है, जीरो नहीं है, कम है। ठीक है, इसको समझो सही से। तो जब डिमांड कम होती है तो अगर आपको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, आपको अपना सामान सस्ते में बेचना पड़ेगा। सस्ते में कब बेच पाओगे, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जब आपका वो सामान बनाने की लागत कम होगी, तभी आप बेच पाओगे सस्ते में। और खास तौर से हमारे देश में जो एमएसएमई क्षेत्र है, यानी मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, छोटे मझौले और सूक्ष्म उद्योग जो है वो काफी एक्सपोर्ट करते हैं। अब एमएसएमई की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी लागत जो होती है उत्पादन की, उसमें एक अहम हिस्सा क्या होता है, क्योंकि ये इनके पास अनाप शनाप पैसा तो होता नहीं है, तो ये बेचारे क्या करते हैं, लोन लेते हैं अपना प्रोडक्शन आगे ले जाने के लिए। अब लोन पे उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, रिफंड में तो कोई पैसा दे नहीं देगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब ये इंटरेस्ट रेट, ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अगर उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक तरीके से कम हो जाएगा। तो सरकार ये सोच रही है कि उनको जो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है लोन्स पे, जो एमएसएमई या जो प्रोडक्शन करने वाले, जो उत्पादन करने वाले, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए उनको जो लोन दिया जाता है उस पे इंटरेस्ट रेट कम करने का भारत सरकार सोच रही है। यानी पहले ये इंटरेस्ट रेट था 5%, उसको कुछ साल पहले कोविड के दौरान भारत सरकार ने 3% कर दिया। अब
भारत सरकार इस 3% को 2% करने का सोच रही है बैंकों को बोल के। अब आपसे यहां से सवाल उठता है, यार अगर बैंक 5% था, 3% हो गया, 2% हो गया, तो क्या बैंक को नुकसान नहीं हो रहा है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? ये सवाल बनता है। तो ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी रेट है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, इसको बोला जाता है, ऐसी योजनाओं को बोला जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। किसानों के लिए भी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए भी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं। कैसे समझो इस चीज को? देखो, बैंक जो आपको उधार दे रही है उसका भी तो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बैंक ने भी तो कहीं से वो पैसा लिया है, चाहे वो जमाकर्ता का है, चाहे फाइनेंशियल मार्केट से उठाया है, चाहे आरबीआई से उधार लिया है, कहीं से तो लिया है। तो बैंक को भी इंटरेस्ट रेट देना है। तो अगर मैं एक्सपोर्टर नहीं हूं और मैं उधार लेने जा रहा हूं, तो सरकार मुझे, तो बैंक मुझे 7% पे दे रही है। अगर मैं एक्सपोर्टर नहीं हूं, मैं उधार लेने जा रहा हूं अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो बैंक मुझे 7% पे इंटरेस्ट दे रही है, जहां सरकार की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है। अब जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कितने परसेंट पे अभी मिल रहा है? 3% पे। तो ये जो 4% का गैप है, ये क्या बैंक छूट दे देती है कि चलो माफ कर दिया, सरकार ने बोला है? तो ऐसा नहीं का सीधा सा मतलब होता है, अगर बैंक का 7% इंटरेस्ट रेट है और सरकार एमएसएमई को, एक्सपोर्टर्स को 3% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिलाना चाहती है, तो एमएसएमई को 3% मिलेगा। यानी अगर एमएसएमई 100 रुपए उधार ले रहे हैं और बैंक 7% पे उधार दे रही है, तो एमएसएमई वाले इस इंटरेस्ट रेट का मतलब 7% में 3%, यानी अगर 100 रुपए पे 7% निकालूं तो कितना आएगा? 7 रुपया। ठीक है। अब इसमें क्या है, एमएसएमई 3% देगा 100 का, मतलब 100 रुपए में 3 रुपए एमएसएमई वाला या एक्सपोर्टर पैसा देगा। तो बाकी का 4 रुपए कौन देगा? बाकी का 4 रुपए बैंक को एक्सपोर्टर्स की जगह, एक्सपोर्टर की तरफ से सरकार देगी। यानी ये 4% जो पैसा है 100 रुपए का, ये सरकार उनकी तरफ से देगी बैंकों को, ताकि बैंक का भी नुकसान नहीं हो रहा है और एक्सपोर्टर्स को सस्ते में लोन मिल रहा है, उसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक तरीके का एक्सपोर्ट बढ़ाने का इंसेंटिव है, तरीका है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यही होती है। दूसरा एग्जांपल ले लो, किसान को खेती के लिए पैसा चाहिए, आमतौर से बैंक 10% पे पैसा दे रहे हैं। अब सरकार ने अनाउंस कर दिया कि किसानों को 4% पे पैसा मिलेगा, तो 100 रुपए पे बैंक को 10 रुपए मिलना चाहिए था। अब ये इधर देखो, 4 रुपए किसान देंगे और जो बाकी का 6 रुपए है वो बैंकों को सरकार देगी किसान की तरफ से, ताकि किसान को सस्ते में लोन मिल सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंकों को नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं है। वो पैसा सरकार देगी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का जो पैसा है। यही चीज यहां करी गई है, मतलब ये देख लो। ठीक है। तो टू हेल्प एक्सपोर्टर्स रिटेन कॉम्पिटिटिव amid growing global uncertainty and rising costs, center is considering raising the interest rate of equalization scheme so that credit availability is cheaper, यानी सस्ते दाम पे उनको लोन मिल सके, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को और दूसरे क्षेत्र वालों को। अब यहां देखो, कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कंसिडरिंग इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन। एग्जिस्टिंग 3% है, पहले 5% था, फिर 3 किया था, अब उसको 2% पे करना चाह रहे हैं एमएसएमई के लिए। और कुछ और एक्सपोर्टिंग क्षेत्र, 410 आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं एमएसएमई के अलावा, 410 प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनको भी 5% से 3% पे लोन मिलेगा।
ठीक है, इसकी वजह से सरकार का खर्चा बढ़ेगा क्योंकि वो उनको जो गैप है वो तो सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, लोअर रेट क्या है? अंडर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू एक्सपोर्टर्स। द इंटरेस्ट सब्सिडी इज इक्वलेंट टू इक्वलाइजेशन रेट डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या इक्वलाइजेशन रेट? 3 से 2% कर रही है तो 1% इक्वलाइजेशन रेट जो सरकार बैंकों को देगी, रीइंबर्स करेगी। समझे आप? इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, इन मार्च दिस स्कीम वाज एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया गया था, आरबीआई ने नोटिफाई किया था। ठीक है, तो वो और बढ़ाने की सोच रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट कम करने की सोच रहे हैं। ये मार्च 31, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट और कम करने का सोच रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज और सोचो, क्या सभी सेक्टर्स को ये स्कीम है जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है? नहीं, सिर्फ एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। 410 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वो जो प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और खास तौर से टेलीकॉम सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है कि जो भी टेलीकॉम रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है, फोन बना रहा है या टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ 410 प्रोडक्ट और एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को 2% पे पैसा दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? मेरी आशा है समझ गए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट बचा हो तो प्लीज टेलीग्राम पे फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आखिरी में जाने से पहले आप मुझे से पढ़ सकते हैं पेड कोर्स। इस पेड कोर्स में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, तो अगर किसी का ये है कि सर आप पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं पढ़ाऊंगा। इसके फायदे मैं पहले ही बता चुका हूं। ये कोड आपको लगाना है और आपको 19,000 रुपए में ये मिल जाएगा। 18 अक्टूबर से क्लास चालू हो चुकी है, ज्योग्राफी से बैच चालू हुआ है, शाम का बैच है 6 बजे का, तो इसमें आप एनरोल कर लो। और टेलीग्राम पे अगर डाउट भेजना है तो यहां भेज दो, पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लो, नहीं तो तीनों जगह आप अपने सवाल मुझ तक भेज सकते हो। तीनों जगह भेज दो। कोई सवाल है? नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर बोल दूं, दिवाली आपका सीजन चालू हो गया है। आप सभी की दिवाली अच्छी हो, आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, यही मेरी आशा है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।